हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि कल के सेशन में हमने बात किया था ए टू जेड ऑफ बजट 2024-25 के बारे में, तो वो जो सेशन है उसका पार्ट 2 लेकर मैं आज आप सबके सामने आई हूँ। इस सेशन में एच के बाद बाकी जो बचे हुए अल्फाबेट्स हैं उनको जो है हम आज जो है देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स इस साल बजट में इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले कुछ बहुत ही अहम जानकारी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, आप सभी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट है कि आपको 2025, 26 या 27 तक यूपीएससी क्रैक करना है, आपके लिए ये सबसे सुनहरा मौका है। 2025 के लिए आपका जो कोर्स है वो 13 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसके तहत आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा। आप सभी डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। जो भी परेशानियां हैं आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, लक्ष्य बैच हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जा रहा है और आपको मेरा कोड याद है ना, प्रिया 11। ठीक है, यही मेरा कोड है स्टूडेंट्स। एक बार मैं लिख भी देती हूँ, बहुत ही आसान सा स्पेलिंग है, PRIYA, ये मेरा नाम है और इसके आगे आपको लगाना है 11। जैसे ही आप इस कोड को यूज करते हैं आपको जो है 10 to 20% का डिस्काउंट इससे मिल जाएगा। और साथ ही 16 फरवरी से आपके जो बैचेस शुरू हो रहे हैं वो आप जो है आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, इस कोड को मत भूलिए। बस जैसे ही आप इसको यूज करेंगे आपको एक्सेस मिलेगा अपनी क्लासेस का। ठीक है, तो ये आपकी शुरुआत होगी 16 फरवरी से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। साथ ही यहाँ पे ऑप्शनल के लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, 2025 का हो या 26 का हो, आप लोग सिंगल सब्सक्रिप्शन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए फटाफट आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 2024 के लिए टेस्ट सीरीज भी हम लेके आए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज 4 फरवरी को आपके लिए होने वाला है। इसके तहत टोटल 28 टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 7 जो है जीएस का पूरा टेस्ट होगा आप लोगों के लिए और सी सेट का फुल लेंथ का भी 7 टेस्ट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको ये जो टेस्ट है ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में देने को मिलेगा। सिर्फ 2999 में आप इस टेस्ट का एक्सेस गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई आपके बेनिफिट, आपके प्रॉफिट की बात। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। मैंने कल ही आपको बताया था कि निर्मला सीतारमण जी जो है वो अपना छठा केंद्रीय बजट जो है ये 2024-25 के लिए पेश करने के लिए खड़ी होने वाली हैं। ठीक है, यूनियन बजट की हम बात कर रहे हैं। तो इसी के तहत हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था कि पिछला जो 10 बजट है हम लोगों का, हमारे देश में जो पिछले 10 बजट आए हुए हैं उन 10 बजट के ऊपर ही उनमें क्या क्या हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, क्या क्या हमने चीजों को जो है डेवलप किया है, उसी के बारे में भी हमारा इस बार का बजट जो है मेनली रहेगा। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। साथ ही हमने कल डिस्कस किया था ए टू जेड की हम बात कर रहे हैं, तो कल हमने ए टू एच तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ए फॉर आनंदा जो इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है। साथ ही अग्निवीर, पीएम आवास योजना की मैंने बात की थी। देन हमने बात किया था बेनिफिट्स के बारे में, है ना। बेनिफिट्स में स्पेशली इसका मतलब है इको वेलफेयर स्कीम्स को लेकर। ठीक है, इसके अलावा बेनिफिट हर लेवल पे हो, हर तरह के लोगों को हो। साथ ही लोगों को जो है कैश से लेकर फूड ग्रेन्स से लेकर और टॉयलेट्स तक की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जा सके, इस बार के बजट में ये भी चीजें हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी, सी से हमने बात किया था कस्प ऑफ टेक ऑफ। ठीक है, इसमें जो बजट है ना, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी जो है उसको उन्नति पे पहुंचने का, जो शिखर पे पहुंचने का एक मापदंड है, उसकी भी संभावनाएं
इस बार बजट में हमें देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो डी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, इसको भी स्पीच में फिगर आउट किया जाएगा। इसके अलावा मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है भारत को हमेशा से कहा जाता है, इसका अर्थ होता है लोकतंत्र की जननी, ठीक है। लेकिन इस बार के बजट में जो डी से शब्द है डेवलपमेंट, उसके तहत जो है फादर ऑफ डेमोक्रेसी शब्द को भी चुना जाएगा और अब भारत फादर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। तो डी से डेवलपमेंट में हमने इसकी बात की थी। इसके अलावा ई से एम्पावरमेंट की हमने बात की थी, सशक्त बनाने पे हमने चर्चा किया था, एम्प्लॉयमेंट की भी हमने बात की थी और हमने ये भी देखा था कि पीरियोडिक लेबर फोर्स का जो सर्वे आया था इस साल का, उसमें जो है हमें एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो डेटा है वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं दिखा था। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने बात किया था फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, जी से गरीब के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं पीएम मोदी जो है वो फोकस करते हैं गरीब लोगों पे, क्योंकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसका ये भी एक टारगेट है कि गरीबी को भारत से दूर करना है, ठीक है। जी से सिर्फ गरीब लोगों पे फोकस करना नहीं बल्कि जीडीपी ग्रोथ, G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहे हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात होती है इसमें, गंगा या फिर नमामि गंगा मिशन जो है इसको जी से इस बार के बजट में मिस होता हुआ देख सकते हैं हम, है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स हेल्थ केयर की भी हमने चर्चा की थी पिछले सेशन में। अब आज के सेशन में हम बात करेंगे आई से, है ना। तो आई से सबसे पहले आता है इसरो, ठीक है। लेकिन इसरो के साथ साथ और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो आई के लिए बजट के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी, है ना, इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स स्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को बजट में शामिल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसरो का जो अचीवमेंट देखने को हमें मिला है उसको स्पेशली बजट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स जन आंदोलन की अगर हम बात करें तो जैसे जन आंदोलन भी इस बार के बजट में शामिल होता हुआ हमें दिखेगा। जो ओरिजिनल फेवरेट जो जैम त्रिनिटी का फेम है वो उसमें जनधन, आधार और साथ ही मोबाइल, ये तीनों ही चीजें शामिल हैं, ठीक है। इन तीनों ही चीजों के तहत भारत में एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है, डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है, इंडिया को फुल्ली डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी इसके तहत आता है, जो एक ऐसा स्कीम है जिसमें लाइफ कवर लगभग 2 लाख रुपए तक का सब्सक्राइबर्स को मिलता है और इसमें सिर्फ एनुअल प्रीमियम ₹436 का आपको करना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो डार्क हॉर्स है इसको भी नए मास मूवमेंट के लिए जो है बुलाया गया है, या फिर जन आंदोलन को भी इसके तहत शामिल किया जा सकता है ताकि कुछ नए जो गोल्स हैं गवर्नमेंट के उसको भी फुलफिल किया जा सके, ठीक है। बात करें अगर के की तो के से वर्ड है कर्तव्य काल, इसको बजट में देखने को हमें मिलेगा कि जो है ये काफी सारे लोगों को परेशान कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है कोविड पैंडेमिक के बाद से वो देखने को मिला है कि कई सारी चीजों पे जो आलोचनाएं हमें देखी थी उन पे जो है सुधार भी हुआ है, ठीक है। और सुधार को लेकर एक बहुत ही अच्छा हमें इकोनॉमी का शेप देखने को मिला है, अच्छी रिकवरी हमें उसमें देखने को मिली है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक वी शेप की रिकवरी देखी थी, जबकि क्रिटिक्स ने कहा था कि ये वी शेप की रिकवरी नहीं थी, ये सिर्फ एल शेप की रिकवरी थी।
अब इसका जो एंड रिजल्ट है ना, वो ये था कि ना वी शेप की रिकवरी दिखी, ना के शेप, ना एल शेप की रिकवरी दिखी, हमें इकोनॉमी में एक के शेप की रिकवरी दिखी। मतलब पहले जो है इकोनॉमी हमारा ऊपर चल रहा था, देन कोविड के टाइम पे वो नीचे गिर गया, और फिर थोड़े दिनों तक हमें रिकवर करने में टाइम लगा, वो नीचे गिरा 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 और नीचे गिर गया। ठीक है, तो हमें के शेप की रिकवरी देखने को मिली, ऐसा कहा गया। ठीक है, और ये स्ट्रगल जो है पैंडेमिक जब तक चला था तब तक हमें करना पड़ा था, उसके बाद वापस से इकोनॉमी अपनी शेप ले चुकी थी। ठीक है, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स एल से आता है लाभार्थी, मतलब किस किस को सरकार की योजनाओं से लाभ मिल रहे हैं। ठीक है, एल फॉर लाभार्थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक समय है जिसमें ये देखने को मिलता है कि एक कॉन्वर्जेशन जो है वो थैचर और रीगान के बीच में देखा जाता है, जो लॉन्ग पेंडिंग लेबर रिफॉर्म्स है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटली जो लैंड एक्विजिशन लेजिस्लेशन है हमारे यहाँ पे, उनको थोड़ा सा बदलने की भी जरूरत है, उनमें थोड़ा सा बदलाव करने की भी जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन रीजन है बीजेपी रेंटलेस इलेक्शन का, इलेक्शन मार्च का, वो बेसिकली जो बेनिफिशियरी क्लास है ना, यानी कि जो लाभार्थी लोग हैं, उनके ग्रोथ को कंसीडर करते हुए किया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज भी इस बार के बजट में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा उज्ज्वला से लेकर पीएम आवास योजना तक, हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर फ्री नेशन तक जो लाभार्थी हैं यानी कि जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको नए वोटिंग ब्लॉक्स जो है के तहत वोटिंग ब्लॉक के रूप में उनको उभारा जाएगा। ठीक है, तो ये एल फॉर लाभार्थी हमें इस बार के बजट में देखने को मिलेगा। देन एम से क्या शब्द हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें कहा गया है मोदी जी की गारंटी। ठीक है, अब मोदी जी की गारंटी के अलावा एम से मेक इन इंडिया हो गया, क्योंकि ये भी मोदी जी की गारंटी थी। देन मैन्युफैक्चरिंग बूम हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी उछाल देखने को हमें मिला। ठीक है, इसके अलावा मोनेटाइजिंग यूज्ड गवर्नमेंट एसेट्स, जो भी हमारे पास सरकार के यूज्ड एसेट्स है उनको मोनेटाइज करना, उनका मुद्रीकरण करना, है ना, ये भी मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत आता है। मुद्रा लोन्स जो कि भारत के स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए प्रोवाइड कराए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो एमएसपीज थे उनको बढ़ा दिया गया था, और उनको क्रेडिबल सेफ्टी नेट के तहत रखा गया था, जिससे जो फार्मर्स है ना उनको सिक्योर किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स एम के तहत और भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स मतलब ऐसे टर्म्स हैं जो बजट में हमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन सभी चीजों को मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत रखा गया है, जो एम को डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट आता है एन। एन से क्या हो सकता है, एन से नारी शक्ति। अब इस बार के रिपब्लिक डे का जो परेड हुआ था ना, उसका भी थीम बेसिकली यही था घूम फिर के कि विमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति। तो आप लोग देख रहे हैं आजकल के टाइम पे नारी शक्ति पे, विमेन एम्पावरमेंट पे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, 4 जो कास्ट है ना, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, फार्मर्स हो गए, उसमें एक नारी शक्ति भी है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक फोकस एरिया है, जिसपे वो हमेशा फोकस करते हैं, जिसको आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते हैं, एनकरेज करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मोस्ट लाइकली इस बार के बजट में नारी शक्ति के बारे में काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, नारी शक्ति वंदन एक्ट जो है ये भी ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप ले चुका है विमेन के इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन के तहत भारत के पार्लियामेंट में। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स कई सारे दूसरे स्टेप्स भी हैं जिनकी जरूरत है, ताकि हम एक्चुअली ये जो गोल्स बनाए गए हैं नारी शक्ति को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए, इनको हम अचीव कर सकें। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का जो मेन मंत्रा है कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र आता है। ठीक है, नेशन फर्स्ट का उनका जो मंत्र है
वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसमें, वो भी एन वर्ड के तहत ही आता है, नेशन फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पे नल से जल इनिशिएटिव को भी नहीं भूलना है हमें, ठीक है। इसके अलावा राइट, नीति, पॉलिसी या फिर नियत जो है, इंटेंशन जिसको हम बोलते हैं, उसको भी हम एन के अंतर्गत कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एन हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, ओ की बात करते हैं। ओ मीन्स ODF प्लस प्लस, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। अब बहुत समय से इसकी चर्चा चल रही है, इस पे मूवी भी आ चुका है, आप सबने देखा होगा, टॉयलेट करके एक मूवी आई थी, ठीक है। तो बेसिकली ये भी वन ऑफ द टारगेट है कि सबसे पहले तो बैकग्राउंड से चलते हैं, बात करते हैं। तो 2019 में क्या हुआ था कि देश ने प्राइम मिनिस्टर के जो कॉल्स थे वो बेसिकली उनमें उनका जवाब दिया था, ठीक है। और साथ ही एक ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया था भारत को, ठीक है। तो कोशिश किया गया था कि ओपन डेफिकेशन फ्री देश को बनाया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये ओपन डेफिकेशन फ्री करने का संग्राम था, उसकी अंत नहीं हुई थी 2019 में। अभी भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे टॉयलेट्स की सुविधा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस को इंक्लूड किया गया, ठीक है। इसमें जो है डे और इसके अलावा जो जितने भी ओपन यूरिनेशन एरियाज होते हैं, जहाँ पे लोग ओपनली यूरिन करते हैं, या फिर जो कम्युनिटी होती है, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, उनको वेल मेंटेन करने की बात की गई थी ओपन डेफिकेशन प्लस में, ठीक है। इसके तहत ओपन डेफिकेशन प्लस के तहत सितंबर 2023 तक 75% विलेजेस जो है कंप्लीटली ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिए गए थे। जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनको वेल मेंटेन कराए गए। इसके बाद हमारा जो अगला टारगेट 2024 में है, वो है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि जितने भी सीवेज है ना, उनको प्रॉपरली ट्रीट करवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जिन जगहों पे टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे भी अवेलेबल करवाए जाएं, ठीक है। तो दिस इज द मेन बैकग्राउंड से लेके आज तक का सिनारियो, 2019 से लेके 23 का डेवलपमेंट, और फिर 24 में क्या होने वाला है ना। नाउ मूविंग अहेड, पी से आता है पंच प्राण। अब ये पंच प्राण क्या है? पंच प्राण मतलब 5 रिजोल्यूशंस, मतलब जो 5 संकल्प लिए गए, ठीक है। देश के कई सारे ऐसे स्लोगन्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि किस तरह से हमारा देश प्रगति कर रहा है, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस बार का जो बजट है, उसमें 5 जो रिजोल्यूशंस हैं लोगों के, उसको भी ये दर्शाएगा, ठीक है, जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा आउटलाइन किए गए थे, ठीक है। जिसके अलावा सबसे पहला है कि एक डेवलप्ड इंडिया के तरफ हम काम करेंगे, मतलब हम अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सिंपली अगर मैं कहूँ तो। दूसरा है कि जो स्लेवरी है ना हमारे यहाँ पे, जो गरीबी है, या फिर स्लेवरी बेसिकली मैं कहूँ तो गुलामी है ना, तो जो गुलामी है हमारे यहाँ पे, उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे, उसकी मानसिकता को बदलने का प्रयास करेंगे। देन आता है कि हमारे जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उस पे हम गर्व करेंगे, हमारी परंपराओं पे हम गर्व करेंगे। देन फोर्थ आता है कि हम अपना जीवन, पूरा जीवन जो है वो देश की यूनिटी यानी कि एकता की तरफ समर्पित करेंगे। और पांचवा आता है कि हमारी जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, ठीक है, उसको हम जो है जागृत करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द 5 रिजोल्यूशंस जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आउटलाइन किए गए थे, जो इस बार के बजट में लोगों को वापस से याद दिलाया जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड, क्यू से आता है क्यूआर कोड। तो आप सब जानते हैं कि पहला क्यूआर कोड 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और 2016 के बाद से 50 मिलियन से भी ज्यादा क्यूआर कोड्स जो है डिजाइन हुए। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो पेस है ना टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का,
उसको जो है उपयोग करे, ठीक है, उसको सही तरीके से उसका उपयोग करे, तो उसी के तहत आगे बढ़ने के और उसके तहत आगे चलने का प्रयास कर रही है, ठीक है। नाउ आर से आता है राम एंड रेलवे स्टॉक, ठीक है। अब ये जो बजट है इसमें जो है कुछ एक भाषा लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि रेवेन्यू हमेशा मोबिलाइज्ड होते हैं और ड्यूटी स्ट्रक्चर हमेशा रेशनलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो रोड्स हो गए, रोजगार मिल्स हो गए, रोटी हो गए, ये सारी चीजें एक साथ है, कनेक्शन में है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि दो ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों के अटेंशन को खींच सकते हैं, वो है राम और रेलवे स्टॉक, ठीक है। लेकिन इनके तहत और भी चीजें हैं जैसे कि रोटी, रोजगार, मील्स, है ना। तो ये सारी चीजें भी आर के तहत सामने देखी जा सकती हैं। देन आता है एस, एस से आता है स्लोगन्स, ठीक है। अब ये जो स्लोगन्स है ना, ये कई सारे स्पीचेस में भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि श्रेष्ठ भारत, ठीक है, हम बोलते हैं ना एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कई सारे स्पीच में हमें देखने को मिलता है। देन आता है सॉफ्ट पावर, देन आता है श्रमेव जयते, देन आता है स्मार्ट सिटीज, देन आता है स्किल इंडिया, आफ्टर दैट स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ना स्लोगन्स का जो हम बोलते हैं स्पीच वगैरह में, वो बहुत लंबा है, ठीक है। लेकिन ये जो स्लोगन्स है ये जो है किसी को भी नजर रखना होगा कि इन पे लोग नारे लगाएं। आफ्टर दैट जैसे कि आत्मनिर्भर भारत है जिसको 2021 में शुरू किया गया था, तो इसके साथ साथ जो ये नया बजट हमारे सामने आएगा, इसमें इलेक्शन का जो कॉर्नर है उसमें भी नई टैगलाइन जो है प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। तो एस से जो लिस्ट है स्लोगन्स का वो बहुत लंबा है, उसमें काफी सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। नाउ आफ्टर कम्स टी, टी से क्या है, ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो जैसे देखा जाए अगर जिस तरह का हमारे पास कंडीशन है, तो भारत कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2027 तक बन जाए, ठीक है। भारत का ये प्रयास है कि ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, ठीक है। इंडिया चाहता है कि वो 2047 तक 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। अभी हमारा देश जो है वो डेवलपिंग है, लेकिन आने वाले टाइम में वो चाहता है कि वो डेवलप्ड कंट्री बन जाए, ठीक है। तो इसी के लिए टी से सबसे जो सटीक शब्द इस्तेमाल होता हुआ हमें दिखेगा बजट में वो है ट्रिलियन डॉलर्स। इसके बाद आता है यू, तो यू से क्या हो सकता है, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है ना, उनमें देखा गया है बेसिकली कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं उनको सरकार कोशिश कर रही है कि कम करे, और दोनों ही टर्म्स में उसको कम करने की बात की जा रही है कि उनका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में कैसा है, और साथ ही ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सरकार कोशिश कर रही है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो स्कोप है ना उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के स्कोप को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए यू से अर्बनाइजेशन वर्ड पे ज्यादा फोकस किया गया है। आफ्टर दैट कम्स वी, तो वी से आता है विकसित भारत, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वंदे भारत आप सब जानते हैं, कोशिश किया जा रहा है कि वंदे भारत को विकसित भारत के द्वारा पोस्ट किए जाने की भी संभावना हो सकती है। अब इसका रीजन ये है कि ये एक ऐसी ट्रेन है वंदे भारत जिसे हमारे पूरे के पूरे फिजिकल यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो उसमें चलने की जरूरत है। जरूरी है कि वंदे भारत हर एक जो रेलवे लाइन है या ट्रैक है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। जबकि ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है कि हर एक रूट में वंदे भारत चल रही हो, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही ये चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है कि हम एक विकसित देश बने, एक डेवलप्ड नेशन बने, इसमें जो टारगेट है वो अगले 25 साल तक का है, ठीक है। आने वाले 25 वर्षों में
हम सोच रहे हैं कि हम जो है डेवलप्ड नेशन बने, और इसीलिए वी से वंदे भारत रखा गया है। हालांकि वी से विकसित भारत या वंदे भारत और भी चीजें देखने को मिल सकती हैं। नाउ आफ्टर दैट कम्स W। सो W फॉर वेलफेयर वर्सेस वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे भारत में जो है एक बहुत ही अजीब सा अनुभव होता हुआ हमें कई बार दिखता है, ठीक है। कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है भारत के अंदर, लेकिन जो लोगों की इनकम है ना, जो मजदूरी लोगों को मिलती है, काम करने के बदले जो पैसा मिलता है, वो बहुत ही आम है, वो एवरेज लेवल पे है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है? ये इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर वेल्थ जनरेशन जो है वो छोटे नंबर ऑफ लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली जो परचेजिंग पावर उनका चल रहा होता है उसी के तहत काम करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर पे ज्यादा खर्च करती है, ठीक है। तो जितना वेल्थ क्रिएशन के प्रति वो कम जो है इन्वेस्टमेंट देते हैं, उतना ही उनका जो है जो वेल्थ वो रिसीव करते हैं, यानी कि जो मजदूरी का अमाउंट उनको मिलता है, जो पैसा उनको मिलता है, वो कम होता जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीजें W के तहत हमें देखने को मिल सकता है, वन इज वेल्थ वर्सेस अदर इज वेल्थ क्रिएशन, वेलफेयर एंड वेल्थ क्रिएशन। ओके, नाउ कम्स X। तो X से क्या है, एक्सचेंज रेट, ठीक है। भारत के लिए दो इमर्जिंग कंसर्न्स हैं। सबसे पहला है कि उसका जो एक्सपोर्ट है ना, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका प्रदर्शन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्लोबल ग्रोथ हमारा जो है, वैश्विक विकास जो है भारत का, वो आने वाले समय में धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो भारत जो है वो कोशिश करेगा कि जो उसका लेवल ऑफ एक्सपोर्ट है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड इशू की अगर बात करें तो जो रूपी एक्सचेंज रेट है ना हमारा, वो भी दूसरे हार्ड करेंसी जैसे कि US डॉलर हो गया, तो उनके साथ अगर देखा जाए तो वो भी थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट अगर कम हो रहा है या फिर एक्सचेंज रेट अगर वीक हो रहा है, तो इसकी वजह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं जो हमारी गरीबी को दर्शाती हैं। आफ्टर दैट कम्स Y। तो Y से क्या है स्टूडेंट्स, युवा। अब युवा के अंतर्गत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चार पर्टिकुलर सेक्शंस की बात करते हैं, उसमें एक तो आता है गरीबी, देन आता है आपका युवा, देन आते हैं फार्मर्स, एंड देन आता है आपका बेसिकली एम्पावरमेंट यानी कि फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये चार सेक्टर्स हैं जिनको बेसिकली ग्रोथ की जरूरत है अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। सो ज्ञान कास्ट की वो बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। गरीबी, युवा, ठीक है। उसके अलावा ए फॉर, यहाँ पे मैंने आपको बताया ए फॉर जो भी है, मैंने आपको बता दिया चार कौन कौन से हैं, पोवर्टी यानी कि गरीबी, युवा, फार्मर्स है ना, एंड देन आपके जो फीमेल है, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट की वो बात करते हैं, एम्पावरमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो यूथ पॉपुलेशन का जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो ऑब्जर्वेशन होती है पूरी की पूरी दुनिया में, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, उसमें थोड़ी सी कमी देखी जाती है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो बड़े स्तर पे काम नहीं कर पाती हैं, या फिर जो युवा सेक्टर है उनको अच्छे लेवल पे काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो यूथ जो है वो अकेले इस चीज को जो है इस चीज से ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 21 ईयर्स से भी यहाँ पे कम जो है औसत आयु एक देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि भारत के जो युवा वर्ग है उनसे कम है ना। पाकिस्तान की जो मीडियन एज देखने को मिलती है वो 21 ईयर्स से भी कम देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि भारत के मीडियन एज से 7 साल जो है छोटा है, ठीक है। बट फिर भी ये स्ट्रगल कर रही है और इस वजह से जरूरी है कि इसको सीरियसली लिया जाए, ठीक है, इस चीज को सीरियस माना जाए भारत में, और यहाँ पे ये जो सिचुएशन है इस पे फोकस करने पे जोर दिया जाए। तो
युवा पे फोकस किया जाएगा हमारे बजट में, मेनली ये चीज है। इसके अलावा आता है Z, सो Z फॉर जीरो, जीरो का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। जीरो बजट फार्मिंग जो है ये बहुत ही एक पोटेंशियल फेवरेट मुद्दा है बजट का, ठीक है। जीरो वेस्ट और जीरो एमिशन भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। और जीरो सम गेम जो है ये सारी चीजों को हमें देखने को मिल सकता है इस बार के बजट में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने एंजॉय किया ये सारे टर्म्स को समझने में, ये सारे टर्म्स क्या हैं और किस तरह से बजट में जुड़े होंगे, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजों पे हमने बात किया, डेवलपमेंट पे हमने बात किया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। साथ ही स्टूडेंट, जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बैचेस हैं, जो कि हिंदी बैच 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, वही हमारा इंग्लिश बैच 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, unacademy.com पे जाइए, वहां पे जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उसमें आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है, प्रिया 11। जैसे ही इस कोड का आप इस्तेमाल करते हैं आपको इंस्टेंटली 10 to 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी तैयारी, आपकी जर्नी वहां से शुरू हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सब्सक्रिप्शन पे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, अपने चुनिंदा ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी आप चुन सकते हैं। तो फटाफट देर मत कीजिए और अपने सपने को साकार करने का पहला स्टेप शुरू करिए। नाउ स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए शुरू कर दिए गए हैं। 4 फरवरी को टेस्ट होने वाला है, इसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सेशन पसंद आया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वैसे आप सबको पता है मेरी रोज की क्लास जो है शाम 6 बजे होती है अनअकैडमी पे, तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का मैराथन सीरीज चल रहा है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, साथ ही हम स्टैटिक और करंट के पोर्शन को भी वहां पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं 6 बजे की सेशन में आप सबसे एक बार फिर से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम क्लियर करने का जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा। सो सी यू अगेन, थैंक यू सो मच एवरीवन।